राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वाल बलिया, आपका अपना यूट्यूब चैनल। पिछले दिन हम लोग शिक्षण पद्धतियों को जानने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आत्मनिरीक्षण और बहिर्दर्शन विधि के विषय में चर्चा किए। आज जो है अंतरा अनुभवों का संचय पद्धति या गाथा विधि। यह विधि क्या है? तो इस विधि में अनुभवों का विवरणात्मक विवेचन किया जाता है। श्री पीडी पाठक एवं त्यागी ने बताया कि इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव का या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक सुनकर लेखा यानी रिकॉर्ड तैयार करता है और इसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। यानी अंतर अनुभवों का विवरण कैसे, जैसे हम कहीं गए और कहीं गए तो किसी चीज को देखे और देखने के पश्चात हमको अच्छा भी अनुभूति हो सकती है, बुरा भी अनुभूति हो सकती है। तो हमको कैसे अनुभूति हुई, उस अनुभूति का हम वर्णन करते हैं और मनोवैज्ञानिक जो है उस बात को, उस अनुभव को सुन करके लिखता है, यानी लेखा तैयार करता है और लेखा तैयार करने के बाद उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। जैसे आप कभी कोई मेला घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मेला घूमने के लिए जा रहे हैं तो कहते रहता है कि मेला पर निबंध लिखो। अब बताओ मेला पर क्या निबंध लिखो? तो मेला पर वही निबंध लिखना है कि हम जो है इस तारीख को हमारे यहां मेला पड़ने वाला था, हम लोग पहले से तैयारी किए थे, तैयारी करने के पश्चात वह दिन आ गया और उस दिन जो है हम लोग सज धज करके तैयार हो गए, इतने बजे घर से निकल गए, खूब उल्लास में दौड़ते हुए कूदते हुए हम लोग मेला की तरफ बढ़े। रास्ते में एक ठेला वाला दिखाई दिया, उस पर जो है फुचका बेच रहा था या छोला लगाया था। उसके आगे हम लोग बढ़े तो मिठाई की दुकानें दिखाई दी। फिर हम लोगों को मेला तक पहुंचना था, आगे बढ़ते गए, फल की दुकानें दिखाई दी, पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। तो ऐसे आप करते करते मेला तक पहुंच जाते हैं। यानी यह क्या है? आपका अनुभव बोलता है, जो अनुभूति हुई है। तो इसको रिकॉर्ड तैयार करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यह पद्धति जो है गाथा पद्धति है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आदमी कहता है कि अपनी बातों को थोड़ा संक्षेप में कहो, क्यों बहुत कथा बना रहे हो, कह रहे हो। लेकिन गाथा विधि में यही होता है। गाथा विधि जो है उसमें कथा ही, जैसे कथावाचक जो है एक लंबी कथा को कहता है, श्रोता उसको सुनता है और अंत में कल्कुलेजन यानी निष्कर्ष यानी उपसंहार उसका कर लेता है और उसका अर्थ निकाल लेता है। तो इस पद्धति की विशेषता यह है कि इस पद्धति में पूर्व अनुभवों का एवं पूर्व व्यवहारों का लेखा जोखा तैयार करके निष्कर्ष दिया जाता है। इस पद्धति में विश्वसनीयता का अभाव है, कारण कि मिथ्या कथन, भ्रांतिपूर्ण विचार, कल्पना में बात करना, स्मृति का अभाव, भाव या संवेगों की प्रधानता इत्यादि यथार्थता के कारण से सर्वदा ये अभाव सा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण स्वरूप बताया कि मेला घूमने जा रहे हैं, कोई चीज आप देखे हो, रास्ते में देखे हैं, उसको भूल गए, फिर आप गाथा नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या हो दिक्कत आती है?
कि उसकी विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है, लेखा जोखा नहीं। कभी कभी कोई विचार जो है आपका भ्रांतिपूर्ण विचार आ जाए, कभी कभी मिथ्या, जैसे आदमी झूठ बात वो है नहीं सही, लेकिन वह झूठ जो है आदमी झूठ बोल करके और उस बात को कह देता है, और मनोवैज्ञानिक जो है उसका लेखा जोखा तैयार करके निष्कर्ष निकाल देता है, तो बताओ गलत निष्कर्ष होगा कि नहीं। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति का एक जब तबीयत खराब होती है डॉक्टर बताता है कि ब्लड जांच कराओ, तो ब्लड जांच कराओ तो कोई मशीन थोड़े नहीं ऐसी है कि आपको तुरंत बता देती है कि आपका ब्लड में जो है ये कमी है। उसमें जो है कई रिपोर्ट आते हैं कई जगहों पर, उसमें जो है आप गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं, और उसके बाद जो है वह डॉक्टर निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस व्यक्ति में यह रोग है, इसका ब्लड बता रहा है कि यह रोग है। लेकिन आप विचार करो, अगर गुणा भाग करते हुए जोड़ घटाना करते हुए उससे मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, तो आपका ब्लड रिपोर्ट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी जब आपका विश्वसनीयता का अभाव होगा, विश्वसनीयता नहीं होगी, तो ये क्या होगा, आपका निष्कर्ष अपूर्ण होगा और निष्कर्ष गलत आएगा। अगली विधि जो है गाथा विधि के पश्चात अगली विधि जो है वो है निरीक्षण विधि। इस निरीक्षण विधि में क्या होता है, तो निरीक्षण विधि में जो है व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निरीक्षण से तात्पर्य अवधान पूर्व अवलोकन से है। यानी जैसे हमारा व्यवहार है हम कपड़ा को फाड़ रहे हैं, ये क्या है, व्यवहार है। हम खाना जो है खा रहे हैं तो ऐसे खा रहे हैं जैसे जानवरों की तरह खूब तेजी से खा रहे हैं, तो हमारी मानसिक दशा का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं। कपड़ा फाड़ रहे हैं तो हो सकता है कि लोग कहेंगे कि ये पागल है, यानी हमारी मानसिक दशा का ज्ञान उनको हो गया। हम जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं या भोजन को बेतरतीब कर रहे हैं तो कहेंगे कि इसका दिमाग थोड़ा कुछ कमजोर है। यानी व्यवहार का निरीक्षण करके, निरीक्षण के द्वारा जो है मानसिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्री पीडी पाठक एवं त्यागी ने भी इस बात को बताया कि निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यान पूर्वक देखना। किसी चीज को निरीक्षण का मतलब क्या है, उस चीज को ध्यान पूर्वक देखना। जैसे हम मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यान पूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। कतिपय मनोवैज्ञानिक निरीक्षण विधि को वही दर्शन विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका कारण विधि की प्रक्रिया में साम्यता से है। प्राय निरीक्षण एवं वही दर्शन में एक रूपता सी है। अब यह निरीक्षण जो है, यह निरीक्षण पद्धति हमारी जो है इसको व्यापक माना जाता है। इसलिए व्यापक माना जाता है कि निरीक्षण विधि हमारी अंतर निरीक्षण एवं वही दर्शन दोनों के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, तथा मनोविज्ञान की ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो कि निरीक्षण विधि द्वारा निरीक्षित न की जाती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि निरीक्षण विधि सभी विधियों का निरीक्षण करती है। बस एक लाइन में बात कि निरीक्षण विधि सभी विधियों को का निरीक्षण करती है। अतः इसका अपना स्वतः स्वतंत्र अस्तित्व है। निरीक्षण प्रक्रिया को दो भागों में बांट करके हम कर सकते हैं। एक जो है
औपचारिक और दूसरा जो है अनौपचारिक। जबकि कुछ विद्वान जो है तीसरा भेद भी निरौपचारिक ये भी माना है। अब जो है औपचारिक निरीक्षण में व्यवस्थित एवं नियंत्रित निरीक्षण कार्य किया जाता है, जबकि अनौपचारिक में अनियंत्रित एवं स्वतंत्र कार्य किया जाता है। औपचारिक में क्या होता है? व्यवस्थित एवं नियंत्रित निरीक्षण कार्य, व्यवस्थित भी हो और नियंत्रित भी हो, वो क्या है? औपचारिक निरीक्षण है। और ठीक इसके विपरीत अनौपचारिक निरीक्षण है जो अनियंत्रित हो और स्वतंत्र हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो यह अनौपचारिक विधि है। यह निरीक्षण आगमन प्रधान है। उसी में निरौपचारिक निरीक्षण जो है सर्वथा बंधन विहीन है, इसमें कोई बंधन नहीं। कोई जैसे औपचारिक में आपको क्या होता है कि व्यवस्थित एवं नियंत्रित निरीक्षण होना चाहिए, अनौपचारिक में अनियंत्रित एवं स्वतंत्र निरीक्षण होता है, और निरौपचारिक में कोई बंधन नहीं, किसी तरह से करो। तो अब जो है निरीक्षण विधि की विशेषता क्या है? तो निरीक्षण विधि की अपनी ही विशेष विशेषता है। यथा बालक का समुचित रूप से समुचित दिशा में विकास के साथ साथ बालक के साथ ही विद्यालय के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। जैसे बालक का उचित दिशा में विकास, बालक का उचित दिशा में विकास कैसे होगा? कक्षा कक्ष व्यवहार, सामान्य व्यवहार, सामाजिक स्थिति, वंशानुक्रम इत्यादि का सुव्यवस्थित ढंग से निरीक्षण करके बालकों को समुचित रूप से विकास किया जा सकता है। जैसे बालक में समुचित विकास करने के लिए उस बालक का आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि उसका कक्षा कक्ष में कैसा व्यवहार होता है, कक्षा कक्ष में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और उसके व्यवहार को आकलन करना, और फिर व्यवहार को आकलन करके लेखा तैयार करना, फिर निष्कर्ष निकालना। उसके पश्चात जो है सामान्य व्यवहार, भाई कक्षा कक्ष में किस तरह का व्यवहार किया और इससे बाहर हटा तो सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में है तो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका आकलन करना। फिर उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो है एक समान नहीं है, किसी का सामाजिक स्तर ऊंचा है, किसी का नीचा है, तो वो किस सामाजिक स्तर से बच्चा आता है उसका भी ज्ञान अध्यापक के पास होना चाहिए। उसके पश्चात वंशानुक्रम, वंशानुक्रम समझते होंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। माता पिता, जिस प्रकार के माता पिता होंगे लगभग वैसा ही संतान होने की पूर्ण संभावना होती है। 2% 1% अपवाद हो जाए उसका अलग विषय है। तो अगर माता पिता जो है पढ़े लिखे हैं तो उसका संतान जो होगा वह पढ़ने लिखने में रुचि लेगा। घूमने वाले होंगे, मौज करने वाले होंगे, तो वो उस प्रकार का होगा। ये उसका दोस्त नहीं है, ये वंशानुक्रम है, उसको जो है अपने माता पिता से ये विरासत में मिला है। तो वंशानुक्रम को जब जानकारी कर लेंगे और उसको जब जानकारी करने के बाद बच्चे पर फिर उस प्रकार की व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे कि बच्चा उससे परिवर्तित हो जाए। जैसे किसी का माता पिता चोर हो, स्वाभाविक है स्थिति कि वह बच्चा के अंदर जो है चोर की प्रवृत्ति होगी, तो चोर की प्रवृत्ति होगी, कोई विद्यालय में चोर बनाने के लिए भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो वंशानुक्रम के अनुसार उसमें चोरी की प्रवृत्ति है, तो उसको दूर कैसे करेंगे?
तो जब यह वंशानुक्रम पता लगा लेंगे हम, तो इस चोरी से उसको कैसे हमको हटाना है उस पर विचार करके और हम अपने मनोवैज्ञानिक तरीका का अपना करके इस चीज को उसके अंदर भरने का प्रयास करेंगे, जिससे बालक का जो है उचित दिशा में विकास होगा, उसका दिमाग को डाइवर्ट करना। जैसे देखिए कभी कभी होता है गांव में, कहते हैं क्या कि बहुत तबीयत खराब है, बहुत जगह दवा कराए ठीक है नहीं हो रहा है, तो कोई कहता है क्या कि थोड़ा किसी से दिखा सुना लीजिए ना, हो सकता है कुछ ऊपरवार हो यानी भूत हो। तो उसके पास जाते हैं लोग, तो कहता है क्या, हाँ हाँ आपको कुछ ना कुछ हवा पानी लगा हुआ है। तो करता क्या है, कहता है क्या ऐसा है कि आप हनुमान जी को प्रतिदिन पूजा करो, हनुमान जी के प्रतिदिन पूजा करो और एक घी का लड्डू बनाओ और उसको रोज भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद उस लड्डू को अपने खा जाओ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, रोग के तरफ से दिमाग को डाइवर्ट किया और उससे डाइवर्ट करने के बाद हनुमान जी पर विश्वास दिलाया, और जब हनुमान जी पर हमको विश्वास हो गया तो हम पूजा करने लगे और हमारा दिमाग जो है उधर से हट गया कि अब हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद से घी का लड्डू खाएंगे ताकत आएगा कि नहीं आएगा। तो धीरे धीरे कदाचित कालांतर में चल करके और हमारा रोग भी ठीक हो जाता है। तो यह दिमाग को डाइवर्ट करना, डॉक्टर भी जो है कई तरह से आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट करने के बाद वो कभी कभी कहता है कि ज्यादा दिमाग इस पर मत ले जाइए, इस रोग पर ज्यादा दिमाग मत ले जाइए, क्योंकि ले जाएंगे तो और ये बढ़ेगा। इसलिए दिमाग को डाइवर्ट अब कैसे किया जा सकता है, उसके कई तरीके हैं। अगली बातें जो है, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को भी परिवर्तित करके समाजोपयोगी बनाता है। भाई हमको शिक्षा का उद्देश्य क्या है निर्धारित करना पड़ेगा। हमने पीछे के क्लासों में मैंने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है कई विद्वानों ने और कई हमारे वेद पुराणों ने अलग अलग बताया था, जिसमें आया था, ध्यान होगा आपको, सा विद्या या विमुक्तय। तो ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, इसको बदला जा सकता है, बदल करके फिर उस मार्ग पर हमको लाया जा सकता है। तो यह कई विद्वानों ने कई प्रकार का उद्देश्य बताया, तो इसके उद्देश्य में परिवर्तन करके भी इसको जो है हम बना सकते हैं और इस पर जो है अपना हम वक्तव्य रख सकते हैं। तीसरी बिंदु पर हम चलते हैं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, यानी निरीक्षण विधि पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित कर सकने में सक्षम होती है। मनोविज्ञान अपने ढंग से व्यवस्थित करके पाठ्यक्रम के विषय की आवश्यकता अनुसार बनाता है। यह परिवर्तन बालकों के लिए उपयोगी होता है। चौथी बातें आती है विद्यालयों के स्वरूप का परिवर्तन। निरीक्षण प्रक्रिया में अनेक प्रकार के नए नए परिणाम प्राप्त होते हैं, इस कारण से विद्यालय में आवश्यक परिवर्तन भी किए जाते हैं। इन परिवर्तनों से विद्यालय का स्वरूप परिष्कृत होता है। जैसे पहले जो है हमारा विद्यालयों का स्वरूप में, पहले का हमारा विद्यालय क्या था, झोपड़ी में जाते थे। उससे पहले जो है किसी बगीचे में जाते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, वहीं पर आचार्य होते थे, वो पढ़ाते थे, हम सुनते थे, लिखते थे, फिर घर आ जाते थे, वहां से पढ़ाई हुई। उसके बाद जो है हम लोग मड़ई, जिसको गांव में हम लोग पलानी भी बोलते हैं, ये उसका बना, और उसको बनाने के बाद जो है उसमें पढ़ाई शुरू हुई, यानी कुछ रूप बदला। फिर उसके बाद जो है कुछ विद्यालय जो है टीन शेड के बने, आज भी कुछ जगह पर है, लेकिन अपवाद में ही। तो टीन शेड बना, टीन शेड बनने के बाद जो है
उसमें पढ़ाई शुरू हुई। आज जो है बड़ी बड़ी इमारतों में पढ़ाई हो रही है, वेल मेंटेन विद्यालय, वेल मेंटेन फर्नीचर, जबकि क्या होता था, पहले टाटपट्टी पर बैठा जाता था। तो यह जो है कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय के स्वरूप का परिवर्तन करके भी शिक्षा दी जाती है। और उसके पश्चात जो है मूल्यांकन, यानी निरीक्षण विधि में मूल्यांकन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। बालक यह समझता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है तथा मूल्यांकन भी किया जाएगा। परिणामतः क्या होता है, वह भी मूल्यांकन के लिए तत्पर रहता है। भाई किसी का निरीक्षण करेंगे तो वह जानेगा कि भाई हमारा निरीक्षण हो रहा है, तो विधिवत निरीक्षण कराने का प्रयास करेगा ना, कि निरीक्षण करने के बाद यह हमारा मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करेंगे तो उसी पर मूल्यांकन के बाद निष्कर्ष निकलेगा। तो जैसा हमारा मूल्यांकन आएगा उस प्रकार की हमारी गतिविधि होगी। तो ये आपका निरीक्षण विधि का लाभ एक तरह से कह लीजिए, महत्व कह लीजिए। अब निरीक्षण विधि का दोष क्या है? भाई देखिए, इस विधि में अनेकों दोष हैं। जैसे इस विधि में व्यवहार, कार्य, क्रिया आदि में अंतर पाया जाता है। भाई एक जैसा तो व्यवहार किसी का हो नहीं सकता, एक जैसा कोई कार्य भी नहीं कर सकता है, एक जैसा किसी का क्रियाकलाप भी नहीं है, तो इसमें अंतर है। तो जब अंतर होगा तो निश्चित रूप से दोष आएगा। तो अब दोष क्या है? प्रयोज्य के व्यवहार में बनावटीपन, यानी परीक्षण के समय बालक या व्यक्ति में बनावटीपन आ जाता है, यानी वह यथार्थ से हटकर परीक्षण की तैयारी करता है। भाई के परिणाम क्या होता है कि वास्तविक निरीक्षण ही नहीं हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को हम जानना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं और वह बच्चा जो है हमको देखने के बाद से पूर्ण व्यवस्थित हो गया, तो पूर्ण व्यवस्थित हो गया तो जिस स्थिति में हम देख रहे हैं उसी का निरीक्षण करेंगे, और उसका निरीक्षण करने के बाद उसी पर मूल्यांकन करेंगे, और उसी पर मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है कि निष्कर्ष हमारा गलत हो जाए। यानी यह इस विधि में दोष है, क्योंकि निरीक्षण कराते समय लोग बनावटीपन भी कर लेते हैं। भाई बनावटी व्यवस्था बना करके दिखा देना कि आज निरीक्षण होने वाला है, तो आज जो है हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, और जिस दिन हमको निरीक्षण नहीं हो रहा है उस दिन की हमारी गतिविधि अलग है। तो इस वजह से, बनावटीपन के वजह से भी इसमें सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। यह एक इसका दोष है। दूसरी जो है निरीक्षण मिथ्यापूर्ण, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण तैयारी करके निरीक्षण कार्य करता है। परिणाम क्या होता है कि निरीक्षण जो है मिथ्या प्रतीत होती है। भाई हम ही हैं, हमको कह दिया जाए कि इस बच्चे का आकलन करिए, तो हम निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। तो जब हम निरीक्षण करने के लिए जाएंगे तो पूर्ण तैयारी से जाएंगे, वो भी पूर्ण तैयारी से आया है। तो जब वो भी पूर्ण तैयार है, हम भी पूर्ण तैयार है, तो उसमें गलत होने की संभावना रहती है। तीसरी बातें जो आती है इसमें अविश्वसनीयता। इस निरीक्षण प्रक्रिया में सामान्य एवं स्वाभाविक दोष पाए जाते हैं। परिणामतः इसमें क्या होती है? अविश्वसनीयता पाई जाती है, यानी सामान्य और स्वाभाविक दोष इसमें पाए जाते हैं। इसमें देखिए पक्षपात पूर्ण व्यवहार भी हो जाता है। जैसे प्रयोगकर्ता कभी कभी पक्षपात पूर्ण व्यवहार करता है, जिसके कारण क्या होता है, यथार्थ निरीक्षण नहीं कर पाता। भाई हम ही को निरीक्षण करना हो, और निरीक्षण करना हो तो एक निरीक्षण जो है वास्तविक निरीक्षण होता है, और एक ये होता है कि ये इसको हमको लगाव है, हमसे थोड़ा हमारा नजदीकी व्यक्ति है, तो इसका 2 अंक बढ़ जाए तो हम पक्षपात पूर्ण निरीक्षण करके बात को
लिख देते हैं। तो जब पक्षपातपूर्ण निरीक्षण करके लिखेंगे तो निष्कर्ष तो उसी आधार पर निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, इस वजह से वह निरीक्षण कार्य को नहीं कर पाता है। तो यह निरीक्षण विधि जो है यह सफल विधि मानी जाती है और इसमें जो है स्वतः के अनुभव द्वारा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण क्रिया में अनेक प्रकार के निरीक्षण द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रयोग साध्य है, स्मृति की आवश्यकता नगण्य होती है। कारण यह है कि स्मृति यानी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमने देखा उसी का निर्णय करना है। तो पीछे की बातों को किसी को याद नहीं करना, उसी पर ऑन द स्पॉट आप निर्णय ले सकते हैं। अब जो है अगली विधि जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि जो है प्रयोग प्रधान मानी जाती है। इसमें बालक को प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान दिया जाता है ताकि यह तत्काल विषय को आत्म साक्षात्कार कर सके। यानी पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन प्रयोगात्मक पद्धति एक प्रकार से सर्वथा नियंत्रित निरीक्षण विधि है। परिस्थितियों का निर्माण स्वतः प्रयोगकर्ता द्वारा किया जाता है तथा व्यक्ति के व्यवहार का प्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है। संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास ने प्रयोग प्रधान शिक्षा को ही शिक्षा माना है। यानी हम जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा में प्रयोग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अगर जिस शिक्षा में एक्सपेरिमेंट नहीं है तो उसको शिक्षा नहीं माना जाएगा। अगर उसमें एक्सपेरिमेंट है तो उसको शिक्षा माना जाएगा। तो इस पद्धति में उपकल्पनाओं का निर्माण करके परीक्षण का परिणाम प्राप्त किया जाता है। और उपकल्पनाएं क्या हैं? जैसे कोई समस्या है उसका परिभाषीकरण, उपकल्पना का निर्माण, स्वतंत्र एवं आश्रित चरों की पहचान, परिस्थिति का नियंत्रण, निष्कर्षों का विश्लेषण, इसी आधार पर यह प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले दिन मैंने बताया था कि प्रयोग आधारित, एक्सपेरिमेंट आधारित अगर शिक्षा को देंगे तो निश्चित रूप से बालक में ग्राह्य हो जाएगा। जैसे चूंकि मैंने आपको पिछले दिन हमने बताया था क ख ग ये सब ज्ञान कराने के लिए। दूसरी चीज आज एक मैं बता रहा हूं कि जैसे हमारा भारत का नक्शा है और भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शा में हम अपना लिखते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा जापान है, नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब लिखते हैं, लिखा हुआ है। अब बच्चे को कितना भी बताइए कि इस जगह पर पंजाब है, इस जगह पर हरियाणा है, ये लुधियाना है, नहीं समझेगा। लेकिन अगर चित्र बना करके, भारत का नक्शा को बना करके और उसमें बच्चे को डंडा पकड़वाइए और कहिए कि बच्चों आज जो है हम लोगों को उत्तर प्रदेश घूमने जाना है, तुम उत्तर प्रदेश पहुंचो। ऐसे घूमते हुए वो आएगा और नक्शा में जहां उत्तर प्रदेश का स्थान है वहां पर जाकर के खड़ा हो जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए। चलो भाई देखो ये उत्तर प्रदेश में आया है कि नहीं आया है, तो बताएंगे नहीं सर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये तो दूसरी जगह आके खड़ा हो गया। तो दूसरे बच्चे से चलो भैया आप बिहार पहुंचो, तो ऐसे दौड़ करके और वहां पर जा करके यानी एक्सपेरिमेंट
जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप शिक्षण देंगे तो वह उसको ग्राह्य भी होगा और भूलेगा भी नहीं, कदापि नहीं भूलेगा। अब जो है प्रयोगात्मक विधि के गुण भी हैं, दोष भी हैं। तो प्रयोगात्मक विधि के गुण यह है कि इसमें जो है वैज्ञानिकता है, यानी ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और इसके आंकड़ों एवं तथ्यों में वैज्ञानिकता होती है। दूसरी बात कि यह अधिक विश्वसनीयता, यह इसका गुण है। एक्सपेरिमेंट मेथड का ये क्वालिटी है कि इस विधि में सांख्यिकी पत्रिका एवं समुचित ढंग से प्रयोग किया जाता है तथा कार्य विश्लेषण पूर्व नियोजित विधियों के द्वारा किया जाता है। इस कारण से इसमें अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। परिणाम एवं यथार्थ प्रमाणित होते हैं। इस पद्धति के परिणाम वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणित होते हैं और इनका निरीक्षण एवं परीक्षण सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। तो ये आपके गुण थे। इसके पश्चात इस प्रयोगात्मक पद्धति के दोष हैं कि परिस्थित नियंत्रण असंभव है इसमें, यानी प्रयोग विधि में संपूर्ण प्रयोग के समय परिस्थिति को नियंत्रित कर पाना कठिन होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण परीक्षण परिधि बुद्धिमान व्यक्ति में ही केंद्रित होती। आपके पास बुद्धि नहीं है तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो यह इसका दोष। प्रयोग में अस्वाभाविकता, प्रयोग कार्य स्वाभाविक न होकर के अस्वाभाविक होता है, क्योंकि सभी व्यवस्था बनावटी सी प्रतीत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई चित्र बनाओ, चित्र बना करके कहा जाए कि तुम उत्तर प्रदेश पहुंचो, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंच गया, दूसरे किसी बच्चे को कहो कि तुम बिहार पहुंचो, तो यह एक चित्र पर उसको पहुंचाया जा रहा है। तो ये क्या है, बनावटी है कि नहीं है? तो ये बनावटी सी प्रतीत होती है और यह इसका दोष माना जाता है। उसके पश्चात जो है इसमें परिणामों में अविश्वसनीयता होती है। डॉक्टर भास्कर मिश्र जो है उन्होंने बताया कि प्रयोग के समय जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो विश्वास करने के योग्य नहीं होते। यह इसका दोष है। प्रयोगात्मक विधि के द्वारा नवीन नवीन तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है। इसमें वैज्ञानिकता प्रामाणिकता के साथ ही नवीन तथ्यों का ज्ञान स्वाभाविक रूप से होता है। और इसमें यही दोष है कि वस्तुनिष्ठ क्रिया का अध्ययन करना असंभव सा प्रतीत होता है। अब जो है अगला केस हिस्ट्री मेथड, यानी व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है कि व्यक्ति इतिहास के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिकों को अनेक बार विविध प्रकार के सामाजिकों से संबंध स्थापित करना पड़ता है। इन लोगों में प्रबुद्ध वर्ग, योग्य, सामान्य, अपराधी, प्रतिभावान, मानसिक रोगी, पिछड़े बालक, विवादास्पद, समाज विरोधी, क्रोधी, आलसी, अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। भाई इतिहास इतिहास क्या हुआ? जो बीती हुई चीजें हैं वही इतिहास है। तो इतिहास बहुत हम लोगों का बड़ा है। उसी तरह से मानव का भी इतिहास है। हमारे मानव की श्रेणियों में प्रबुद्ध लोग भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, अपराधी भी हैं, बहुत प्रतिभावान लोग भी हैं, मानसिक रोगी भी हैं। भाई जो मानसिक रोगी है उसको कितना भी समझाओ समझने को तैयार नहीं। पिछड़े बालक हैं, अपराधी हैं, क्रोधी हैं, आलसी हैं, तो ऐसे लोग पाए जाते हैं।
और श्री वर्मा एवं उपाध्याय ने बताया कि जीवन इतिहास प्रणाली के द्वारा मानव व्यवहारों का सुनियोजित अध्ययन किया जाता है और इतिहास प्रणाली विशेष रूप से असामान्य व्यवहार के अध्ययन अधिक सफलता से करती है। तो अब बालक के विचारों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, संवेगों आदि का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। उसके परिवार, समाज, पड़ोस, रहन सहन, वंशानुक्रम आदि का परिचय प्राप्त किया जाता है तथा उसका मनोवैज्ञानिक क्लिनिक, साइकोलॉजी क्लिनिक में सर्वथा मुक्त वातावरण में परीक्षण किया जाता है। तो आज जो है इन विधियों में यहीं पर इन विधियों को समाप्त करता हूं। अगले दिन जो है तुलनात्मक विधि के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन आज जिन विधियों को हमने आपके बीच रखने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से अगर इसमें कहीं कोई आपको शंका नजर आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।